भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के समस्त उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित रंग समागम वेबिनार के जरिए हम जुड़ रहे हैं कला जगत की उन विभूतियों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल किया है, एक मानक निर्धारित किया है। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो बहुत विशेष हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी से इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। बहुत उम्दा रंगकर्मी, और जब भारत के रंगकर्म की बात आती है और जब भी लाइट डिजाइनर और क्रिएटिव डायरेक्टर की बात आती है तो इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत अग्रणी भूमिका इनकी रही है। जी, मैं बात कर रहा हूं श्री राघव प्रकाश जी की। राघव प्रकाश जी आज हमारे बीच में हैं। बहुत ही प्यारी रंग यात्रा रही है इनकी अब तक। कैसी रही ये रंग यात्रा, कैसा रहा इनका अनुभव, जानेंगे विस्तार से। स्वागत है सर भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत उम्दा हूं सर। उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में आप भी सपरिवार सुरक्षित होंगे। बिल्कुल 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 अच्छी तरीके से हूँ, सुरक्षित हूँ। बताइए। सर, हम सभी, हमारे सारे दर्शकगण, आपकी एक जो इतनी खूबसूरत रंग यात्रा रही है, 500 से ज्यादा नाटकों में बतौर लाइट डिजाइनर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इतनी खूबसूरत यात्रा के बारे में हम सभी विस्तार से जानना चाहेंगे, चरणबद्ध तरीके से। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर, जिसे एक समय में या अभी भी यूं कह लें कि सांस्कृतिक हब हुआ करता है, वहां पे जन्म हुआ आपका, वहां से रंग यात्रा शुरू हुई आपकी। इलाहाबाद से जुड़ी कुछ प्रारंभिक स्मृतियों को बताइए सर। इलाहाबाद को मैं क्या, पूरा विश्व जो है तो त्रिवेणी के नाम से जानता है। जी जी। 3 नदियों का संगम। जी जी। लेकिन एज ए रंगकर्मी मैं उसको 3 अलग चीजों के माध्यम से जानता हूँ। जी जी। धर्म, राजनीति और संस्कृति और साहित्य। क्या बात। इन तीनों का संगम। जी जी। और इसका प्रभाव जो है मेरे ऊपर बहुत पड़ा जो है। जी जी। तो अगर हम शुरू करें तो पहले मैं धर्म से शुरू करूंगा, धर्म, और फिर उसके बाद कला संस्कृति से कैसे जुड़ा हुआ। जी जी जी। तो धर्म इस तरीके से जुड़ा कि पैदाइश मेरी मफोड़गंज की थी, फिर वहाँ से 70 में मेरे फादर दारागंज में आके बस गए। जी जी। घर बना लिया गंगा प्रेम में। जी जी। और वहाँ से मैं फिर गंगा किनारे जो है माघ मेला लगा करता था। जी जी। हाँ, माघ के महीने में जी। माघ मेला होता था। तो माघ मेला में हम क्या करते थे कि रामलीला देखने जाया करता था मैं। जी जी। रामलीला, रासलीला। जी जी। तो वहां से ये एक इच्छा जो है जी देखने की, अच्छा लगने की, जी जी। वो प्रवृत्ति शुरू हुई, पता नहीं कहाँ से। जी कि रामलीला मैं खूब देखता था, जी जी। रासलीलाएं खूब देखता था। जी। और मैं पीछे जाता था। पीछे से फिर क्या होता था कि भीड़ में मैं अपने फादर का हाथ छुड़ा के और धीरे 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 मंच के पास आ जाता था। छोटे होने का लाभ उठाते थे आप। हाँ हाँ, मंच के पास आ जाता था और मंच के पास आकर के जो पैरों से हारमोनियम बजता था उसको मैं देखा करता था कि कैसे बज रहा है। फिर उसके बाद क्या होता था कि धीरे से टेंटों के बीच में से होते हुए पीछे चला जाता जहाँ पे आर्टिस्ट तैयार होते थे। जी 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 जी। हाँ, वहां पे वो मेकअप कैसे कर रहे हैं, क्या, वो इच्छा जो है वहां से प्रबल जी हुई मेरे अंदर। और वो देखने की जो है, जी करने जी। की तो अभी कोई बात ही नहीं थी, देखने की। तो ये साल दर साल ये जो है चीजें चलती रही, पनपती रही जो है। जी जी। और ये बात कर रहा हूँ कि मैं 6-7 साल का था। जी फिर जी। तब से शुरू किया मैंने देखना जो है रासलीला, रामलीला। फिर उसके बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक हमारे यहाँ दशहरा। जी जी। और दशहरे में दारागंज के अंदर क्या होता था कि स्वांग निकलता है।
टैबलोज निकलती हैं, झांकियां हम्म। निकलती हैं, उसके जी अंदर छोटे छोटे प्रहसन होते हैं, तो जी वो सब देखना जो, तो देखने से ये ललक जो है धीरे धीरे बढ़ती रही और जी लगा जी कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, जी जी मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ये मतलब हम्म, अ, हम्म, अंदर से बहुत होने लगा। जी तो 7 साल की उम्र में जब आया था, 6 साल की उम्र में दारागंज, वहां से 14-15 साल तक जो है देखते 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 मैं पक गया था एकदम कि जी अब जी हमें कुछ करना है। जी जी तो मैंने क्या किया कि मोहल्ले के 4-5 लड़कों को इकट्ठा किया जी और इकट्ठा करने के बाद 26 जनवरी को जो है, जी 26 जनवरी को मैंने कहा कि हम लोग कुछ करते हैं, दिन जी में जी 26 जनवरी करेंगे और शाम को हम यहाँ पे कोई हम्म, कार्यक्रम करेंगे। जी तो जी उसमें हमने नाटक रखा जो है और 3-4 जी आदमी। तो जी जी उसमें मेरा एक मित्र है शिव कुमार गुप्ता, जो डीएनए का पास आउट है, वो हम्म, मेरे साथ था और हम दोनों की रंग यात्रा करीब करीब एक साथ ही शुरू हुई जो है। जी 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 तो हम दोनों ने मिल के फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद वहाँ पे हमने एक, अब नाटक तो मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी जी बात है, बहुत पहला, तो हमने जी अपने तरीके से कुछ न कुछ किया। क्या उम्र रही होगी सर उस वक्त? 15, 14-15 15 क्या साल, है? जी हाँ जी 15 जी साल का आसपास होगा। जी तो जी ये जी 2-3 साल हम लगातार करते रहे करते उसको। रहे करते रहे फिर अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहे। तो उसके बाद हुआ यूँ कि वहीं पे केदार कुशवाहा करके एक सोशल आदमी थे, जी जी जिनके जी हेल्प से हम लोग ये सब करते थे। जी जी तो उन्होंने कहा कि तुम नाटक देखोगे क्या? हम्म ये बात है 77 या हम्म 78 की। हम्म तो क्या होता है, कैसा, कहाँ पे होता है? हम्म तो उन्होंने कहा कि प्रयाग संगीत समिति है हम्म, और वहाँ पे एक नाटक हो रहा है। जी जी तो मैंने कहा नाटक का नाम क्या है? हम्म तो बोले थैंक यू मिस्टर ग्लाड। हम्म, तो ये अनिल बर्वे का नाटक है। जी जी तो मैं आपको बताऊं कि मैं इतना खुशकिस्मत हूं कि इलाहाबाद में पैदा हुआ जी जी और जिंदगी का जो मैंने पहला नाटक देखा, जी जी आप उम्मीद नहीं करेंगे कि उसमें कौन कौन लोगों ने काम किया था। मतलब उस जमाने के जी 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 मनीष देव जो जी कमेंट्री किया करते थे टेस्ट टीम की, जी 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 स्कंद गुप्त, उसके बाद शुभा मुदगल, अरे वाह रूपम नारायण, जी इकबाल अंसारी, वाह उत्पल दत्त, ओहो एएन रिजवी, जस्टिस जी जस्टिस पोलेट बसु, अरे वाह विनोद विनोद रस्तोगी, और इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था दर्पण। दर्पण इलाहाबाद अच्छा में बना था, बाद में ये टूट गया। अच्छा अच्छा तो ऐसे लोगों का नाटक जो है, और मैं जाके बालकनी में बैठ के मैं मैंने देखा जो है, देखने के बाद मैं विस्मित हो गया कि ये पहला क्या हो नाटक था रहा है। आपका? पहला, तब तक मैंने जिंदगी में फिल्म नहीं देखी थी। जी जी अच्छा हाँ, जी जी फिल्म मैंने 12वीं क्लास में आके देखी है, जी 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 11वीं क्लास में। जी जी तब तक मैंने फिल्म नहीं देखी थी। जी मैंने पहला नाटक देखा जो है, हम्म और नाटक देखने के बाद मैं एकदम से, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, इतना जी जी जबरदस्त असर और जी परफॉर्मेंस उनकी। मतलब अभी वहाँ पे एक सीन था, वो जो सीन मुझे जेल के अंदर का सीन था, और इकबाल जो है वो सिपाही बने हुए थे, उत्पल दत्त जो है वो थैंक यू मिस्टर ग्लाड बने हुए थे, विपिन टंडन, जी जी विपिन टंडन वो जेलर थे। जी और जी उनका वो सीन, मतलब अभी मुझे हल्का हल्का याद है, वो मेरे दिमाग पे ऐसा चस्पा हुआ, ऐसा चढ़ा कि जी मैंने तय कर लिया कि मुझे यही करना है। जी जी अब ये करना तो है, लेकिन करूंगा कैसे? करूंगा कैसे? किसी को जानता नहीं, दारागंज में अपना ये सब करते थे। तो जी उन्होंने कहा जी कि मैंने दिमाग लगाया कि ये होता कहाँ है, प्रयाग संगीत समिति में होता है। जी जी तो प्रयाग संगीत समिति होता है, तो प्रयाग संगीत समिति कैसे जाया जाए? हम्म तो ये तो संगीत का है। हम्म तो मैंने तबले में एडमिशन लिया, अच्छा प्रयाग संगीत समिति में जी तबले में जी एडमिशन है कि यहाँ नाटक होता है, तो यहाँ से किसी न किसी से रास्ता मेरा बनेगा रास्ता बन जाएगा। मैंने तबले में एडमिशन लिया। जी 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 और देखिए भगवान की कृपा जो है कि उस जी तबले के क्लास में एक लड़का जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो श्रीवास्तव जी करके थे, उनके बड़े भाई अशोक वो थे, उसका शायद प्रमोद नाम था, प्रमोद श्रीवास्तव। वो भी जी तबला बजाता था, तबला जी सीखता था।
उससे बातें हुई, बात होने के बाद तो कहने यार नाटक वोटक होता है यहाँ, वहाँ पे कैसे घुसा जाए जो है, बताओ। तो कहन कि हमारे बड़े भैया हैं वो करते हैं, करते हैं। हाँ, कहन यार मिलवाओ हमको जो है। जी जी। हाँ, तो कहन कि अच्छा, तो फिर हमारे घर आ जाओ। तो वो जगह मुझे याद, संभव कौन सा पिक्चर हॉल है उनके घर के सामने जो है, जी अब इसमें भूल गया हूँ, मानसरोवर के पास में उनका घर था। तो उन घर पे गए, अशोक से मिले, तो उन्होंने कहा साहब हमारा एक ग्रुप है समयांतर, जिसका जिक्र विभांशु ने किया था। जी 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 जी। समयांतर राकेश वर्मा जो लक्ष्मीकांत वर्मा के भतीजे थे, उनका ग्रुप था समयांतर जो है। जी जी। तो वो नाटक कर रहे हैं जी। और आ जाओ। तो हमने कहा भाई तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई, हम जिस चीज की चाह में थे वो मिल गया। उसका तबला छोड़ दिया मैंने, साल भर के बाद तबला छोड़ दिया और मैं आ गया। तो वो नाटक कर रहे थे बकरी। अच्छा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। जी जी। हम दो मित्र एक साथ थे, शिव और मैं, दो साइकिल से जाते थे और हमने वहां पे, तो अब उसमें काफी लोगों की जरूरत थी प्ले के अंदर। अच्छा, इलाहाबाद में क्या था कि छोटे छोटे ग्रुप थे, तो वो ग्रुपों में ग्रुपिज्म बहुत था। जी जी जी। कि ये मेरा ग्रुप है, तो उसके लोगों को उन्होंने तोड़ लिया, तो उन्होंने उसको तोड़ लिया, तो ये ग्रुपिज्म बहुत था। जी जी। तो ये 3A है, तो ये है, तो ये फलाना है, तो ये अंकुर संस्था है, तो ये समयांतर है। तो ये सब हुआ, तो हमने बकरी किया। तो बकरी में युवक का रोल था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कौन क्या करेगा। तो मैंने कहा कि शिव गुप्ता जो है ये युवक का रोल करेगा। तो तुम क्या करोगे? तो कहने मैं बूढ़े वन का करूंगा। विभांशु कौन सा करेगा? तो फिर विभांशु को भी मैं इसी तरीके से जोड़ा, लोगों को जोड़ा जो है। जी जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि विभांशु को बूढ़ा 2 का, दो या 3 बूढ़े होते हैं उसमें बकरी के अंदर, उनका रोल जो है। तो ये सब हुआ और रेलवे क्लब का ऑडिटोरियम था, उसके अंदर जो है ये नाटक परफॉर्म हुआ। जी जी। और पहला शो हमने किया बकरी का। और बकरी का शो करने के बाद एक शरण बली श्रीवास्तव हुआ करते थे इलाहाबाद में, बहुत ही माने थिएटर वाले जो है। जी। और उन्होंने जो है मेरे रोल को बहुत प्रेज किया जो है। मैं पतला दुबला हुआ करता था। जी जी। बूढ़ा जो है मैं आसानी से बन गया जो है। अच्छा, और उसी समय एक और संस्था थी जो बकरी कर रही थी। अच्छा। 2 लोग कर रहे थे। जी जी। वो राम कपूर NSD के 2nd बैच के। अच्छा। हाँ। और उन्होंने पूरा फुल लेंथ प्ले किया था, तो हमने काट पीट के 1 घंटे का किया था। अच्छा अच्छा। हमने 1 घंटे किया था, तो हम इसको शॉर्ट प्ले कंपटीशन में ले जाने वाले थे। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बनारस में गोकुल आर्ट थिएटर में ये शॉर्ट प्ले में गया, सेलेक्ट जो है। हाँ। और वहां पे गया, और जाने के बाद वहां पे हम लोगों ने किया। अच्छा, अब वहां पे मेकअप वाला नहीं है, हमें यहाँ मेकअप वाला मिल गया था इलाहाबाद में। जी जी। तो वहाँ मेकअप वाला नहीं। अब मुझे बूढ़ा बनना है, तो मैं अब बाल सफेद कैसे करें? बाल मैंने क्या किया, छोटे छोटे करा लिए थे। जी जी। ट्रू कट बाल करा लिए थे, और चूना लेके मैंने ऐसे ही जो है बाल सफेद करके, और भगवान की दया से पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, शॉर्ट प्ले कंपटीशन खत्म हुआ। और खत्म होने के बाद जब अवार्ड की बारी आई, तो पहला पुरस्कार जो है वो वहां पे नाम अनाउंस हुआ, राघव प्रकाश मिश्रा। अरे वाह। बूढ़े काका के लिए चरित्र अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता। क्या बात। तो वहां से जो है एक अंदर से आत्मविश्वास बढ़ा कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ। जी जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर समयांतर चलने लगी। जी, तो 1 आध साल हमने उसके बाद किया। करने के बाद फिर दूसरी, अब मैं बताया ना ग्रुपिज्म, तो हमें क्या है, हमें आगे बढ़ना था। जी जी जी। तो एक संस्था थी अंकुर, जिसके संस्थापक थे, जिसके डायरेक्टर थे अमरीश सक्सेना। अच्छा। वो कर रहे थे कबीरा खड़ा बाजार में। जी जी। तो कबीरा खड़ा बाजार में जब वो कर रहे थे, तो उनको लोगों की जरूरत थी। तो उन्होंने समयांतर से कुछ लोगों को तोड़ लिया। टूटने वालों मैं, शिव, विभांशु। अच्छा। वो बड़ा नाटक था।
जी जी उसमें पैसों की जरूरत थी, तो जी उसमें हम जी लोग चंदा मांगने के लिए क्या करते थे कि कटरा में, जानसेनगंज में कहीं भी चले जाते थे और 2 रुपए 3 रुपए इवन देन शास्त्री ब्रिज पे ट्रक को रोक करके जी 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 हर ट्रक वालों से 1-1 रुपया ले लेते थे। जी जी हाँ, डंडा लिया और खड़े हो गए, रोका कि 1 रुपया दो, नाटक करना, 1 रुपया दो, नाटक का। इस तरीके से नाटक के लिए पैसा इकट्ठा किया। और जी जी उसमें जो है चंद्रमोहन, हम्म, जो चित्रा जी के, हाँ हाँ जी 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 जी, हाँ, वो चंद्रमोहन ने उसमें कबीर का रोल किया था। अच्छा अच्छा, हाँ अरे कितनी सारी हाँ स्मृतियां समेटे हुए हैं सर आप। हाँ हाँ। तो चंद्रमोहन उसी के बाद फिर वो बीएनए आ गए थे। जी 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 तो ये बात है 81 की, जी जी 81 या 82 की बात है। हम्म, तो वहां से आए, फिर उसके आने के बाद ये सब होता रहा। तो उसके बाद अंकुर के साथ हम लोग जुड़ गए। अंकुर के साथ हमने बहुत सारा काम किया। तो उसमें रतिनाथ योगेश्वर, विभांशु, शिव और भी लोग जो है, अब तो नाम याद नहीं मुझे, जी बहुत जी सारे। तो अच्छा, वहाँ इलाहाबाद में क्या होता कि दादागिरी भी बहुत होती थी। मेरा एक्टर तोड़ के ले गए, अब कैसे ले गए भाई, हाँ तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है, हमारे एक्टर तोड़े के, तो पिस्तौल उस्तौल सब निकल जाती थी। तो इस दरमियान क्या हुआ कि एक घटना और घटी। ये बात है 82 की, जी जी 82 नहीं 83 की बात है। चंदू बीएनए आ गए थे। जी और उस दरमियान क्या हुआ कि लक्ष्मी नारायण लाल, उन्होंने एक नाटक लिखा था बलराम की तीर्थ यात्रा। अच्छा, हाँ, वो करने आए इलाहाबाद। जी जी, और उनके साथ उनको असिस्ट करने आए अलोपी वर्मा। अच्छा, हाँ, तो वो लोग आए और उनके नाटक में जो है बहुत झगड़े हुए, बहुत बवाल हुआ। मतलब किसी ने उनके रोल पाने के लिए उनके कनपटी पे बंदूक रख दिया, ये सब हुआ जो है। हाँ, क्योंकि वो कुछ ग्रांट लेके आए थे संगीत नाटक एकेडमी का। तो हाँ, और डॉक्टर लाल खुद डायरेक्ट कर रहे थे। डॉक्टर लाल की जिंदगी का आखिरी नाटक है वो, बहुत बड़े राइटर हैं वो। हाँ, जी जी। तो डॉक्टर लाल का वो नाटक था। तो उसमें अलोपी से हम लोग की मुलाकात हुई और हम लोग का जज्बा देख के, हम लोग का जुनून देख के, और उन्होंने कहा कि भाई शिव, और मुझे कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम लोग बीएनए क्यों नहीं ट्राई करते। जी जी। तो बीएनए क्यों नहीं ट्राई करते, तो मैंने कहा बीएनए क्या है, कुछ पता ही नहीं था। हमने कहा बीएनए के बाद क्या है, कहने ये ड्रामा स्कूल है, अगर तुम लोगों को ये करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो, जैसे मैंने ली है। वो एनएसडी से पास आउट थे, वो नीना गुप्ता, आलोकनाथ, रवि केमू के बैच के थे। जी जी जी। तो कहन के एनएसडी का बीएनए का फॉर्म निकला है। एनएसडी के बारे में हमें पता नहीं था। जी जी जी। मालूम, कभी सुना होगा कहीं से, शायद सुन रखा था। हाँ, एनएसडी रिपेट्री आई थी। तो इस दरमियान जो है अपना, हाँ, इससे पहले एक किस्सा और है, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब अंकुर में थे, ये जब कबीरा खड़ा बाजार में हुआ, तो उस दरमियान क्या हुआ कि एक नाटक था किराए का मकान, जी, कॉमेडी नाटक था। जी। तो उसमें एक अजीत विक्टर का एक्टर था, उस बेचारे की भी, उनका भी देहांत हो गया। जी। तो वो नाटक हम करने लगे और उसमें क्या होता था कि मैं बालम करता था, वो प्रीतम करता था। अच्छा। और शिव गुप्ता उसमें जो है एक मतलब 2 लोग होते हैं जो एक ही कमरे को, एक लड़के को एक लड़की को किराए पे उठा के सुबह और शाम का टाइम होता है, किराए पे देते। इस तरीके से सिचुएशनल कॉमेडी थी। और ये शॉर्ट प्ले कंपटीशन में हम लोग इसको हर जगह लेके गए। जी जी जी। और मैं जहां जहां गया वहां मुझे जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने लगा। अरे वाह। मतलब रामनगर में गए तो रामनगर में क्या हुआ कि इडिपस नाटक था, वहां पे राजेश आर्या करके वो इडिपस बनते थे। अच्छा। इदरीश मलिक जो है उसमें खादिम बनता था, जो एनएसडी के पास आउट थे बाद में। जी जी जी। हाँ, तो इदरीश मलिक जो है, तो रामनगर में मैं सपोर्टिंग एक्टर आया और वो एक्टर बने। अच्छा। बेस्ट एक्टर जो है अवार्ड ले गए। फिर वो रायबरेली में आए तो मैं बेस्ट एक्टर हो गया, वो सपोर्टिंग हो गए। अरे वाह। तो ये चलता रहा। फिर और उसके बाद कटनी गए, फिर उसके बाद तो ऐसे ही इलाहाबाद में भी शॉर्ट प्ले कंपटीशन में, इलाहाबाद में बहुत बड़ा शॉर्ट प्ले कंपटीशन होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि वहाँ पे 150-200 नाटक होते थे और प्रयाग से मिलते हुए पूरे 1 महीने, और बहुभाषी। जी जी जी। मतलब सारी भाषाओं का,
और वहां पे सिविल लाइन में एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पूरी सिटी बनती थी, अच्छा। टेंट की। हाँ, उस सिटी में लोग आके 1 महीना रहते थे। अरे वाह। रात को कैंप फायर होता था। जी जी और जी। दिन भर सुबह से लेके और शाम तक उसमें कन्नड़, उसमें गुजराती, उसमें मराठी, उसमें मणिपुरी, सारी भाषाओं का वो सज्जन का विपिन शर्मा या विजय शर्मा, शर्मा जी थे, वो वीरेंद्र शर्मा। जी जी जी। वीरेंद्र शर्मा इसको ऑर्गेनाइज करते थे। जब वो चले गए उसके बाद वो बंद हो गया। तो मैंने भी वहाँ पे शॉर्ट प्ले कंपटीशन में, तो मैं ऐसे क्या हुआ कि अवार्ड का दिन था शाम को, और मैं ऐसे त्याग समिति गेट के अंदर घुस रहा हूँ और शिव मेरे साथ में है। तो मैंने शिव से कहा, यार ये अगर यहाँ अवार्ड मिला तब मैं अपने आप को एक्टर मानूंगा, एक्टर मानो और नहीं तो मैं एक्टर नहीं मानूंगा। जी जी। मैं एक्टर नहीं हूँ। तो मैं गया, बैठ गए हम लोग, शुरू हुआ। सबको पहले पीछे से शुरू हुआ कि इस भाषा के लिए, इस भाषा के लिए, इस भाषा के लिए, इनको 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 जी जी। और लास्ट में अनाउंस हुआ कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में राघव प्रकाश जी को किराए के मकान के लिए, बालम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। अरे वाह। आप यकीन नहीं करोगे, मिनट भर तक आई एम शॉक्ड। जी 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 जी। मुझे होश नहीं। मैं शिव कह रहा क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ, क्या तेरा नाम अनाउंस हो गया? फिर मैं उठ के गया और अवार्ड लिया, और उसके बाद फिर ये घटना घटी, और घटना घटने के बाद तो इस तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहा, तो पूरी तरीके से हम नाटक में जुड़ गए थे। और उसके बाद फिर हम बीएनए आए, और बीएनए में क्या हुआ कि वो विभांशु ने सही कहा था कि 10-12 लोगों ने इलाहाबाद से भरा था। वो अशोक श्रीवास्तव जिनकी वजह से हम थिएटर में आए थे, उन्होंने भी भरा था। जी जी जी। तो हुआ क्या कि तीन लोगों का, हमारे दोस्तों में से मेरा, विभांशु का और शिव कुमार गुप्ता का, जी जी जी, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ जी। हाँ, लेकिन शिव जो है वो हुआ कि उनके फादर की डेथ हो गई, इस वजह से वो वापस चले गए, वापस आ गए। हाँ, और मैं और हमने और विभांशु ने इस तरीके से कंटिन्यू। सर, विभांशु वैभव जी ने एक बड़ा मतलब रोचक किस्सा बताया था आप चयन प्रक्रिया का। आप भी कुछ बताइए ना, जब चयन प्रक्रिया कैसी रही भारतीय नाट्य अकेडमी? मेरी बड़ी सिंपल सी थी। मुझे पूछा कि आप मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मनोहर सिंह, एम.के. रैना, कक्कड़ साहब, केमू साहब, राज साहब, ये सारे लोग बैठे थे। और बैठने के बाद मुझसे स्पीच सुनी गई। जी जी जी। और स्पीच सुनने के बाद काले सूट वाले की स्पीच थी, मैंने सुनाई, और मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं क्योंकि इस तरीके कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं था। तो शायद मुझसे सवाल ये पूछा गया था कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने शायद ये बोला था कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो हाँ, लेकिन वो भी एक बड़ी रोचक वो रही होगी कि भारतीय नाट्य अकेडमी के लिए आप इतने सारे लोग आए और उसमें आपका चयन हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ। हाँ, हाँ, हम 3 लोगों का हुआ था, बाकी लोग बहुत निराश में थे। हाँ। अमूमन यही होता है चयन प्रक्रिया में, ज्यादातर लोग तो नाराज ही हो जाते हैं। हाँ, तो फिर सर, भारतीय नाट्य अकादमी, ये निर्णय परिवार वाले सर सभी लोग इससे सहमत थे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। परिवार की जब बात की तो हम 3 महीने तक हम एक कमरे में इंदिरा नगर में, तब इंदिरा नगर ऐसा नहीं था जैसा आजकल है। जी जी जी। एक हमारे यहाँ पियून हुआ करते थे, कल्लन मियाँ। अभी भी हैं अभी शायद। हाँ जी जी। हाँ, तो उनका एक कमरा हुआ करता था इंदिरा नगर में, सरकारी क्वार्टर। तो वो हम लोगों से 35 रुपए लिया करते थे। तो उस कमरे में हमने नीचे क्या किया कि पुआल डाल दिया, और हम लोग 3 लोग शेयर करते थे जी। मैं, विभांशु और विजय शुक्ला। अच्छा। हाँ, 3 लोग शेयर करते थे। और 3 लोग शेयर करने के बाद 3 लोग हम शेयर करते थे, और एक विभांशु ने कहीं से स्टोव का इंतजाम कर लिया था, तो उस पे जो है रोटी बनती थी और प्याज बनता था, सब्जी वगैरह का कहीं कोई चक्कर नहीं था। तो रोटी लाते थे और हम लोग जो है
सब्जी मांग मूंग के किसी तरीके से खा लेता। हाँ, शिव भी था, तब तक शिव था। जी जी जी। हाँ, परिवार की तक जहां तक बात हुई तो 4 महीने तक मेरे घर में किसी को नहीं पता लगा जी। कि मैं कहाँ अच्छा। हूं। हाँ, हुआ यूं कि मैं क्या करता था कि शनिवार की शाम को गंगा गोमती पकड़ के जी। और इलाहाबाद आ जाता था। हम्म। मेरे फादर स्टेट बैंक में थे। जी। वो सुबह 7 बजे निकल जाते थे और रात को 9 बजे घर में एंट्री लेते थे। और नाटकों के चक्कर में हम रात को 11 बजे घर में घुसा करते थे। अच्छा। और तो उनको खाना पता ही नहीं चलता। पता नहीं, और उनको पता ही नहीं चलता था। तो मतलब सालों चला ये किस्सा कि उनको पता ही नहीं कि लड़का कहाँ है। नाटक इतवार को मैं मिल जाता था। जी जी। तो ये तो इलाहाबाद की मदर को मेरे पता रहता था। जैसे तबला खरीदना हुआ 20 रुपए उनसे लिया तो मदर को लखनऊ का भी मैंने बताया। जी जी। तो वो मेरे को 10 रुपए दे देती थी। और हम लोगों को शायद 200-250 रुपए मिलते थे। 250 में से 25 रुपए फीस कट जाती थी और 200 रुपए हाथ में आते थे। 200 रुपए में गुजारा करना होता था। तो हर शनिवार को मैं ट्रेन पकड़ के गंगा गोमती रात को 9 बजे फादर के घर पहुंचने से पहले मैं घर में पहुंच जाते थे। और सुबह 6 बजे, क्योंकि मेरे फादर बहुत ही धार्मिक कट्टर ब्राह्मण, जी जी, मतलब कि मैं नाच में घुस गया, नचनिया हो गया, अगर उनको पता लगे तो मेरी तुड़ाई हो जाएगी अच्छे से। जी जी। तो ये हालत थी जो है। तो जी जी। कुछ किसी को नहीं मालूम। और मैं सोमवार को जो है 6 बजे गंगा गोमती पकड़ के और दिलकुशा पे कहीं वो ट्रेन रुक जाती थी, वहां से उतर के और हम सीधे जो है हम बीएनए पहुंच जाते थे। तो हुआ क्या कि ऐसे करते करते 5-6 महीने बीत गए तो मेरे फादर को शक हुआ और उनको कहीं से भनक लग गई, मदर से या कहीं से। जी जी। ये कहीं कुछ कर रहा है, यहाँ पे नहीं रहता है। तो मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? कहने मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक पढ़ाई कर रहा हूँ। आपने कहा? मैंने कहा। जी। तो वो भड़क गए, बहुत तेज गुस्सा। उसमें मेरे मामा भी आए थे, छोटे मामा कलकत्ता से आए थे, वो भी थे, मुझे याद है अच्छी तरीके से। हॉल, मेरा घर का हॉल है, हॉल के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। और पहली बार मैंने रिवोल्ट किया और बहुत जबरदस्त रिवोल्ट किया। मतलब वो मारने और ने कहा, हमने कहा मारिए मत, बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं नचनिया नहीं हूँ और मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरे पुरखे दादा करते आए हैं। उसका भी किस्सा मैं बताता हूँ। तो पुरखे दादा क्या मतलब है तुम्हारा? हमने कहा आप हो गए नोट गिनने वाले बनिया, बैंक में बैठ के आप कैशियर, हेड कैशियर बन के लोगों को ब्याज का पैसा बांट रहे हो, उस पैसे से हमें पाल रहे हो। जिस पंडिताई की बात कर रहे हो, जिस धर्म की बात कर रहे हो, जिस वर्ण की बात कर रहे हो, तो आप तो वर्ण के हिसाब से वैश्य वर्ण के हो गए और मैं ब्राह्मण का ब्राह्मणी हूँ, क्योंकि मॉडर्न डेज में मैं लोगों को शिक्षित करूंगा। नाटक को मैं शिक्षा का माध्यम मानता हूँ। और ये गुण मेरे अंदर मेरे बड़े बाबा और परदादा से आया है। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बाबा जो है वो प्रवचन किया करते थे। अच्छा। भाई पंडित थे। जी जी। रात को गांव में, रात को वो लालटेन में रहल के ऊपर रामचरितमानस रख के और किस्सा सुनाया करते थे, कथा सुनाया करते थे, स्टोरी टेलिंग। जी 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 जी। और औरतें रोया करती थी। जब सीता जी की शादी हो रही है तो साड़ी और सब गहना और सब लेके आ रही हैं। जी 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 जी। वो चढ़ावा चढ़ता था, उससे हमारा घर चलता था, मतलब मेरे बाबा का। जी जी जी। फादर तो बैंक में आ गए थे, लेकिन तो वो सब चीजें मैंने देखी हैं। जी जी जी। और ये मैंने जो है उत्तर उनके सामने रखा जो है। हमने कहा मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं ब्राह्मणत्व का बात कर रहा हूँ, आप बनिए हो गए और हाथ मत उठाइए मेरे ऊपर। अब फादर मेरे एकदम चुप, ये क्या बोलता है। फिर कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठ गए और मैंने अपनी बात कही जो है, वो कह के मैं बाहर आ गया। मामा जी का समर्थन नहीं मिला? हाँ, मामा जी भी थे? मामा जी चुप, सब चुप। मेरा ये तर्क रखना जो है वो सबको बहुत आश्चर्य में डाल दिया कि ये तर्क क्या दे रहा है, क्योंकि अपने बाबा की बात, अब बाबा सब जानते हैं
जी 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 कि हमारे यहाँ पंडिताई थी, पुरोहिती थी, पुरोहिती से जो है वो फादर नौकरी में लग गए, लेकिन हमारा जो काम था वो जजमन की था। जी 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 और व्यास था, व्यास पे बैठ के कथा कहना, जी स्टोरी टेलिंग जो है, वही जी जी स्टोरी टेलिंग मैं कर रहा हूँ। जी 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 तो मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? समय बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। जी जी तो उसके बाद मैं आ गया। आने के बाद शायद तब तक गर्मी हो गई थी, मई जून का महीना था। और मुझे याद है संडे के दिन दरवाजा, दोपहर का टाइम था, दरवाजा खुला और कलन जो है मेरे फादर को लेके इंदिरा नगर में पहुंचा। अच्छा। हाँ। और मैं हकबक एकदम। और उसके बाद मेरे फादर ने कहा ठीक है। उनके आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने हमारी रहने की स्थिति को देखा। वो आज पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब विभांशु एकदम सटक गया है किनारे जो है। वो एकदम कि अभी क्या होगा। और उस समय मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, और मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो। जो तुमने चुना है वो रास्ता क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुमने कुछ सोचा है तो ठीक है, तुम करो। तो मुझे लगता है कि मेरे फादर ने बाद में बताया कि बैंक में लोगों से पूछा जो होगा, कुछ लोगों से, तो लोगों ने अपडेट किया होगा कि नहीं लड़का सही रास्ते पे है या ठीक कर रहा है। जी जी। तो इस तरीके से ये परिवार को जो है पता लगा जो है। जी जी। माता जी का क्या इस टाइम था सर, क्योंकि वो तो जान ही रही थी शुरू से ही कि वो सन्न थी ना। नहीं मतलब सामान्य तौर पे आपके नाटक करने पे माता जी स्टैंड क्या था माता जी का? वो न्यूट्रल रहता था। जी जी जी। न्यूट्रल रहता है, जो कर रहा है करने दो बबुआ, जो कर रहा है करने दो। जी। हाँ। और जो उपलब्धियां आपको निरंतर मिल रही थी, जगह जगह हाँ, पे आपको पुरस्कार मिल रहे थे, तो माता हाँ, जी से साझा करते थे आप? हाँ बिल्कुल करता था। वो मुझे कटनी में पहली बार 300 रुपए मिले थे। जी जी जी। तो तब तक तो पता था कि नाटक कर रहा है ये, लेकिन ड्रामा स्कूल में चला जाएगा ये उनको नहीं मालूम था। जी जी जी। कि चलो शौकिया है, कर रहा है, इसको 300 रुपए मिला, इसमें पैसा भी मिलता है। क्योंकि देखिए गार्जियन का सबसे बड़ा वो होता है कि भाई लड़का जो कर रहा है कुछ कमाएगा या नहीं कमाएगा। निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे उसका भविष्य कहाँ है, वो कुछ अर्न कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो जब 300 रुपए मिला कि अच्छा इसमें पैसा भी मिलता है। हाँ, तो ये था जो है। तो उस पैसे को उन्होंने रखा था, मैंने ला के माता जी को दे दिया था। उसमें से 11 रुपए निकाल के कटनी जो है शहर में मैहर की माता है, वहां मैंने प्रसाद चढ़ाया जो है। जी जी जी। हाँ, वो माता जी ने ही, क्योंकि पैसा 300 रुपए मैंने माता जी को दे दिया था, उसमें से मैंने 11 रुपए फिर मैं अलग से गया और चढ़ा के फिर आया जो है। क्या बात है। तो फिर सर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के 2 वर्ष वो कैसी स्मृतियां रही? प्रोफेशनल स्टडी आप करने आए थे यहाँ पे, तो अभी तक जो आपने जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया रंगमंच का इलाहाबाद में और भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में प्रोफेशनली जो यहाँ पे ट्रेन हुए, तो क्या लगता है मतलब पर्सनालिटी में कितना परिवर्तन आया? देखो वहां तो मुझे क्या था कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से थे, अंग्रेजी से बहुत दूर दूर तक का रिश्ता था। अंग्रेजी आती नहीं थी। जी जी जी। और वहां पे एक शख्स था जिसका नाम है राज विसारिया। उनकी चीजें उस समय कुछ भी समझ में नहीं आती थी जो वो फीड करते थे, जो पढ़ाते थे। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह 10 बजे क्लास में घुसे और रात को 8 बजे निकल रहे हैं। बाप रे। 8-8 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की क्लासेस। जी जी। और उन्होंने कूट कूट के भरा। जी जी। मतलब प्रोडक्शन तो हमारे टाइम पे राज साहब ने एक ही किया जो है, वो बाकी इतिहास किया था। और उसमें मैंने एक्टिंग नहीं की थी, उसमें मैंने लाइटिंग की थी। 2 साल में एक प्रोडक्शन? नहीं, सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में एक ही सीन वर्क नासा बहुत करते रहे, सीगल पे करते रहे, हेमलेट पे करते रहे। और मिताई करके था, उसको दे दिया था कुछ सीन वर्क करने के लिए, पंजवानी को सीन वर्क करने के लिए दिया था। सेकंड ईयर में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ था। फर्स्ट ईयर में हम लोगों के 3 प्रोडक्शन हुए थे, जो चित्रा जी के बैच के साथ थे। जी 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 जी। तो उसमें क्या था कि 3 प्रोडक्शन थे। भाटिया साहब ने किया था और अतुल तिवारी ने किया था जी। और मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके से 2-3 प्रोडक्शन हुए थे। तो
मतलब मैं लबो लबाब कहूँ तो जो कुछ भी हूँ मैं आज, वो सिर्फ एक शख्स की वजह से हूँ, वो राज बिसारिया की वजह से। ही इज इंस्टीट्यूशन अपने आप में। जी जी जी। हाँ, वो मतलब मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान में उनके कैलिबर का आज की डेट में कोई भी रंग प्रशिक्षक होगा। ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी। टफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन की इंतहा जो है। जी जी जी। और उन बात में अच्छा याद है, उनकी बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जिस बात को मैं बहुत मानता हूँ और बहुत पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करता हूँ। राज साहब हमेशा कहा करते थे कि थिएटर करता क्या है? थिएटर सीधा खड़ा होना सिखाता है, थिएटर सुनना सिखाता है, थिएटर बोलना सिखाता है, थिएटर सोचना सिखाता है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट के लोगों को, अगर सुन रहे हैं तो, कि इस थिएटर को, इस रंगमंच को हर स्कूल में अनिवार्य करें। जी जी जी। क्योंकि आज के समाज में सुनने की क्षमता लोगों में कम हो गई है। क्या हो गया? बिल्कुल। आज के बच्चों में सुन नहीं सकते, सुनते नहीं है। सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? जी जी। ये राज साहब की बात में कर रहा हूँ कि सुनना बहुत जरूरी है। जी जी। सुनोगे तभी आप बोल पाओगे सही, बिल्कुल, और तभी आप खड़े होके सही चल पाओगे। तो थिएटर जो है सिर्फ 3 चीजें सिखाता है, सुनना, चलना और बोलना। जी जी जी। और ये चीजें जो है वो राज बिसारिया ने हमें सिखाई, जी जी, हमारे सारे बैच को। जी जी। इसलिए आज सुनने के मार्फत आज हम 14 लोग एक फैमिली की तरह हैं। 200 किलोमीटर कोई दूर बैठा है, कोई 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 500 किलोमीटर दूर बैठा है, सारे के सारे जी जी जी। उस बाउंडिंग की तरह, क्योंकि वो हमने एक दूसरे को सुना है। जी जी। तो सुनना बहुत जरूरी है, और थिएटर में भी एक्टर को सुनना बहुत जरूरी है। तभी आप मेरे को सुन रहे हैं, तभी आप नोट कर रहे हैं। जी जी। तो रिएक्शन मिल रहा है। जी जी। और थिएटर कुछ नहीं है, एक्शन है और रिएक्शन है। बिल्कुल। बस इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन इसका रूप कितना बड़ा है, जी समाज में किस तरीके से लोगों को ये प्रभावित कर सकता है। जी। तो मैं ये बहुत पुरजोर तरीके से मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि भाई ये काम शुरू करना चाहिए, हर स्कूल में बहुत एक्टिवली थिएटर को प्रमोट करना चाहिए। जी जी जी। कोई जो विघटन हो रहा है समाज के अंदर, फैमिलीज के अंदर, ये कम हो, रुकेगा तो नहीं लेकिन कम हो जाएगा निश्चित तौर पर। हाँ, सुनने की शक्ति बढ़ेगी हमारी जो है। जी जी। तो बीएनए ने कुल मिला के मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी चीज और क्या देगी। जी, और वही राज साहब ग्रेट। जी सर, आपके बैच के जितने लोग थे, अभी आपने जैसा जिक्र किया, आप सभी लोग अभी तक पूरी तरह टच में हैं? बिल्कुल टच में हूँ। ये बहुत बड़ी सीख है सर अभी के बैच के लोगों के लिए। हाँ, चाहे वो दीपेंद्र है, चाहे वो श्रीपाल है, चाहे वो विभांशु है, चाहे वो अतुल है, चाहे मीना है, चाहे ललित है, और मिताई मणिपुर में है, लेकिन उससे हम लोग बीच बीच में कभी न कभी वो करते रहते हैं। सिर्फ 2 लोगों से हम लोग टच में नहीं हैं। एक पंजवानी, शायद उनकी तबीयत कुछ नासाज है, और काफी टाइम तक हम लोग विजय शुक्ला के भी टच में थे, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी मन स्थिति ठीक नहीं है, शायद वो बीमार हैं क्या हैं, तो उनसे भी हम लोग टच में नहीं है। जी जी। तो बाकी जितने लोग 11-12 लोग हैं, सारे लोग एकदम पूरी तरीके से एक दूसरे के टच में हैं। जी सर, एक बड़ा अच्छा संयोग ये रहा कि आपके ही बैच के 2 और लोगों का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, विभांशु वैभव जी का, अतुल सर का। तो बहुत सारी स्मृतियां उन्होंने साझा की। विभांशु वैभव सर तो बता रहे थे कि अतुल सर किस तरीके से कई बार अपने घर से खाना वाना बना करके ले आना। अतुल और संदीप। जी जी जी। संदीप, अतुल का भी खाना आता था, और संदीप का क्या था कि संदीप का नौकर था, वो साइकिल से खाना लेके आता था टिफिन में। अरे वाह। तो लंच टाइम होता था तो हम लोग को मालूम रहता था कि वो टिफिन में खाना लेके आ रहे हैं। तो संदीप को पहुंचने से पहले ही मैं, विजय शुक्ला और विभांशु, तीनों लोग हम लोग एक साथ रहते थे। तो हम लोग इसी फिराक में रहते थे कि उसका लंच कब से आ रहा है। जैसे आता था उसका डब्बा खोल के आधा हम लोग खाए, लेकिन बाद में उनकी मदर ने वो थोड़ा ज्यादा भी भेजने लगी जो है। जी जी जी। तो ये सारे लोग जो है, तो इस तरीके से मतलब वो बड़े अच्छे दिन थे, मतलब, और बॉन्डिंग अभी तक है। जी, आप लोगों से बात करना ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग वापस से 84-86 के टाइम पे चले गए हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन है। जी जी। उसका रीजन है सही मायने में रंगमंच की शिक्षा। बिल्कुल। और एक सच्चे गुरु द्वारा। जी 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 जी। अगर वो समय उस तरीके के गुरु हमें नहीं मिले होते
राज साहब जो है वो अकेलौते थे, जी, जी, अकेलौते थे, बाकी लोग थे, भाटिया साहब थे, केमू साहब थे, बाकी फैकल्टी पे लोग आया करते थे, बहुत एच.वी. जी, शर्मा आया करते थे, गोवर्धन पांचाल आया करते थे, जीएन दास गुप्ता आया करते थे, जी, लेकिन जी, एक तरफ और राज साहब एक तरफ, जी, जी, अकेले, जी, अकेले किसी सब्जेक्ट पे आप उनसे बुलवा लीजिए, हम्म, किसी चीज पे बुलवा लीजिए, मतलब लाइटिंग को लेकर के तब मेरी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो लाइटिंग करते थे तो कलर पेपर, कलर जी, की जी, साइकी, जी, जी, वो पहले आदमी थे जो कलर लेके आने वाले थे। मैं जब जी, दिल्ली में आया तो कोई कलर ही नहीं यूज करता था। जी, जी, दिल्ली में ज्यादा क्या कलर यूज होते थे, ब्लू और ऑरेंज, जी, जी, ये कलर यूज होते थे। राज साहब से मैंने जो देखा, मतलब सिर्फ देखा जो है, तो बाद में फिर मैंने अपनी जब मेहनत की, अपनी कोशिश की, तो समझ में आया कि कलर की शेड्स, वो शेड्स इस्तेमाल किया करते थे, जी, 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 मतलब जी, एक कलर के 20-20 शेड, उनकी पूरी पेटी ऐसे निकल खुलती थी जो है। अरुण त्रिवेदी उनके नाटकों की लाइट किया करते थे, तो उसमें जो है वो उनको समझाते थे, वो जी, जी, जब उनको समझाते थे तो हम खड़े होके वहां पे सुना करते थे, तो उससे फिर बाद में हमने रिलेट करना शुरू किया कि कलर साइकी क्या है। जी, 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 हाँ, तो ये सारा मतलब मैं ये कहूंगा कि वो हम लकी थे कि हमें गुरु ऐसे मिले जिस वजह से हम ऐसे बन पाए, गुरु जी, ने जी, तराशा जो है। जी। तो सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी में इतने उम्दा गुरु लोग मिले आपको, और एक बहुत लर्निंग प्रोसेस रहा वहां पे आपका। बीएनए के बाद के क्या हुआ सर? वहां से अध्ययन कार्य समाप्त करने के बाद फिर किधर की यात्रा पे निकले सर आप? उसके बाद हम दिल्ली आए, जी, जी, 86 में सीधे ही 5 जून को मैं दिल्ली आ गया, जी, और 5 जून 86 को मैं दिल्ली आया, और एक छोटी सी हवेली थी, जी, बहुत छोटी सी हवेली थी, 5 बाई 9 फीट की, जी, 5 फुट बाई 9 फीट की हवेली थी। जी, जी, वो स्कूटर का गैराज था जिसको कि हवेली, तो उस जी, हवेली में रहता कौन था? चंद्रमोहन और अनुपम श्याम ओझा, अच्छा, उसका नाम रखा था हवेली जो है उन्होंने, अच्छा, अच्छा, बंगाली मार्केट में, उस हवेली में हम रहते थे, जी, और जी, मैं उसी में जाके गिर पड़ा उनके ऊपर जो है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम भी आ जाओ, और वहां पे उस हवेली में बड़े बड़े लोग आया करते थे, जी, जी, अंकुर जी, जेना, रॉबिन दास, विपिन शर्मा, अवतार साहनी, सब लोग, शाम को जमघट मचती थी, और जी, वहाँ उनसे बैठ के उनके एक्सपीरियंस जो लिया करते थे। जी, तो जी, वहाँ जी, से फिर रंग यात्रा शुरू हुई, फिर सर्वाइवल करना था, नौकरी कैसे करें, तो फिर एलटीजी में जो है सिलेक्शन हुआ, एलटीजी में जो है एज एन एक्टर जो है मैं काम करता रहा। फिर उसके बाद एक्टिंग करते करते क्या हुआ है कि, हाँ, एक घटना और घटी कि 5 जून को मैं जब गिरा जी, दिल्ली में, तो उस समय दोपहर का टाइम था, और शाम के टाइम, तो अच्छा, बाकी इतिहास करके निकला था मैं, जी, जी, तो बाकी इतिहास करके निकला था, तो एनएसडी से एक टेक्नीशियन थे जी, जी, ज्ञानचंद बत्रा जो है, तो वो वहाँ पे गए थे, राज साहब ने उनको बुलाया था, और उन्होंने डिमर जो है पूरी वायरिंग सिखाई मेरे को। जी, 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 हाँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था हाँ, जी, जी, लाइट को लेके, तो वो भी इसलिए इंटरेस्ट था कि इलाहाबाद, फिर मैं जी, बात करूंगा, जी, इलाहाबाद में जो दशहरा होता है, जो झांकियां निकलती हैं, उसके हम्म, अंदर जो लाइटिंग होती है, वो जी, भी मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। एक्टिंग तो था ही, लेकिन लाइटिंग दूसरी तरफ से मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा जो है, वो जी, जी, पैरेलल चलता रहा जो है, तो जी, वहाँ जी, की लाइटें कैसे जलती हैं, कैसे बुझती हैं, उसको भी मुझे सीखने का बड़ा वो अंदर हम्म, से ललक थी जो है। जी, तो जी, फिर उस प्रोडक्शन में मैंने फिर लाइटिंग में उनको हाथ बताया, सीखा। तो अब यहाँ आए, तो आने के बाद पंकज सक्सेना थे, वो चिल्ड्रन वर्कशॉप थी, तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो? हमने एक्टिंग, अरे एक्टिंग तो करते हो, और कुछ करते हो? तो मैंने कहा हाँ मैं लाइट करता हूँ, लाइट कर दूंगा, लाइट कुछ और, तो लाइट करता, बच्चों का काम है लाइट का, क्या ठीक है तुमको 500 रुपए मिलेंगे, कल तो त्रिवेणी आ जाना और लाइट कर देना। तो दिल्ली में जो है पहला काम मेरे को 500 रुपए वो लाइट करने का मिला था, अरे वाह, लेकिन तब तक मुझे नहीं मालूम था कि मैं लाइट डिजाइनर बनूंगा। जी, 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 तब तक लाइट डिजाइनर, लाइट इसलिए करता था कि सरवाइव करना, एक्टिंग जी, करने से पैसा नहीं मिलता था, तो कभी सब सुंदरी का ओम शक्ति करने चला गया तो 700 रुपया मिल गया, कभी किसी का करने चला गया तो कुछ रुपए मिल गए, तो सरवाइव करना है तो कर लिया। बाकी ये लोग पालते थे, चंदू और अनुपम श्याम जो है
कि जब तक थे तब तक खाना खिलाना ये सब कर देते थे, तो इस तरीके से स्ट्रगल चलता रहा जो है। फिर हमारा एक ग्रुप बना साक्षी जो है, तो साक्षी के साथ हम लोग जुड़ के फिर भी मैं लाइट बाहर इधर उधर करता ही रहा जो है। इस तरीके से चलती रही परंपरा है। सर ये अनुपम श्याम ओझा जी और चंद्र प्रकाश जी, ये लोग वहाँ क्या थिएटर ही कर रहे थे फुल टाइम? हाँ, श्रीराम सेंटर में थे ये लोग। अच्छा, श्रीराम सेंटर रेपेट्री में? श्रीराम सेंटर रेपेट्री में थे ये लोग। अच्छा। हाँ। तो श्याम और चंद्रमोहन दोनों लोग जो है श्रीराम सेंटर रेपेट्री में थे। जी। तो 86 से 90 तक दिल्ली रहे सर आप, वापस से फिर बीएनए रेपेट्री ज्वाइन किया आपने 91 में? हाँ, 91 में हुआ क्या कि फिर वो साक्षी में बीच में एक आध सीरियल भी आए, तो सर्वाइवल के लिए तो वो सीरियल भी करने लगे। एक सिग्मा सीरियल था वो कर रहा था, मैंने फौजी किया। फौजी में जो है मैं अतुल दोनों, अतुल का दूसरा पक्ष में नहीं खोलूंगा तो सीरियल में क्या करता था, लेकिन मैं जो है सीरियल में जो है वो पूरा प्रोडक्शन डिजाइन जो है मैंने किया था फौजी के अंदर जो है। हाँ, पूरा स्पेशल इफेक्ट से लेके पूरा कुछ टेक्निकल दिमाग था, तो पूरा कार्बाइन गन बनाना और कॉस्ट्यूम करना। छोटी यूनिट हुआ करती थी जी। तो वो पूरा जो है करण कपूर के साथ मिलके शाहरुख का पहला दूसरा सीरियल। हाँ, जी। पॉपुलर हुआ था सर वो, तो पॉपुलर हुआ था और हम लोग स्टूडियो में रहते थे तो वहाँ पे। तो बीच में सर्वाइवल के लिए लोग धीरे धीरे, लेकिन फोकस नाटक का था। तो नाटक करना था। तो कृष्णकांत जो है जो साक्षी में डायरेक्टर थे, वो जो है जो व्यू फ्रॉम द ब्रिज जिसकी बात सौरभ ने की जो है, लुक बैक इन एंगर जो है, व्यू फ्रॉम द ब्रिज। जी। हाँ, व्यू फ्रॉम द ब्रिज। व्यू फ्रॉम द ब्रिज की लाइट पहले जेपी ने किया था, बाद में मैंने किया जो है, और सेट उसका मैंने डिजाइन किया था जी। व्यू फ्रॉम द ब्रिज का। अच्छा। तो हाँ, तो ये सब हम लोग मिलके करते थे। कलेक्टिव आर्ट है, तो हमने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, और पूरा ग्रुप एक फैमिली की तरह जो है 180 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। साक्षी जो है 180 लोगों का ग्रुप था एक टाइम पे, इतना बड़ा ग्रुप था। जी। हाँ, तो इसमें तमाम सारे लोग जो बीएनए से गए हुए थे वो भी रहे होंगे, दिल्ली के भी लोग बहुत सारे साक्षी में? दिल्ली के लोग थे। हाँ, दिल्ली के काफी लोग थे। संदीपन नागर ने उसमें एक प्लेट डिजाइन किया था, मतलब राग दरबारी। अच्छा। हाँ, उसमें ज्ञानेश मिश्रा, हेमंत मिश्रा और मैं और अतुल, 180 लोगों की टीम थी। राग दरबारी बड़ा कास्ट था। 180 बहुत बड़ी टीम होती है सर, बहुत बड़ी टीम होती है। हाँ, और हम लोग की बड़ी पार्टी, फैमिली पार्टी हुआ करती थी। और मतलब तो ये है ना कि कोई भी ग्रुप 3 साल 4 साल चलता है, उसके बाद धीरे धीरे पलायन होना शुरू हो जाता है, निश्चित तौर पे वो सैचुरेशन हो जाता है। हाँ, तो फिर वहां से क्या हुआ कि करते करते फिर मैंने एक प्ले किया। प्ले करने के बाद बजाज साहब ने उस प्ले को देखा। देखने के बाद हाँ, तो उसमें हुआ क्या कि मैं एक स्टूडियो में काम करने लगा। अच्छा। हाँ, पार्ट टाइम में एक स्टूडियो में, साउंड स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है, फिल्म स्टूडियो, वेद फिल्म्स करके था साउथ एक्स में जो है। तो बहुत बड़ी कंपनी थी वहां पे तो उन्होंने नौकरी पे नहीं रखा, मुझे पैसे दे देते थे कि तुम आके, क्योंकि वो कृष्णकांत के दोस्त थे, तो मैं ऐसे दिन भर चला जाया करता था और मुझे 1000 रुपए 2000 रुपए दे देते थे, तो हमारा गुजारा चलता था। और शाम को आके मैं थिएटर करता था। तो उनके घर में एक घटना घट गई कि उनका एक बेटा था, तो उसकी डेथ हो गई। वो काफी जुड़ा था, 14 साल का बच्चा था। अच्छा। और वो माहौल ऐसा हो गया कि मैंने लगा कि अब यहाँ से निकलना चाहिए। जी। तो निकलने में, अगर मैं उस जगह को छोड़ के दिल्ली में छोड़ता तो उनको लगता कि अरे इतनी मुसीबत के टाइम पे मेरे को छोड़ दिया। तो राजीव प्रकाश जो इनका नाम, निकनेम, बहुत बड़े कैमरामैन थे, नज्जी जो है। अच्छा। राजीव प्रकाश। हाँ, तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं यहाँ उस माहौल में गमजुदा की पूरी फैमिली, करोड़ों की संपत्ति, जिसका कनॉट प्लेस के अंदर बिल्डिंग है, और बड़ी वेद फिल्म्स जमाने में 10 कमांडमेंट के कैमरामैन थे उनके फादर जो है। जी। हाँ, तो काफी बड़ी फैमिली थी और उसके घर में इकलौता लड़का, उसकी पूरा माहौल गमगीन, मतलब तो वहाँ मुझे मतलब अजीब सा फील होने लगा। जी। उस चक्कर में फिर निकल के हमने कहा यार यहाँ से अच्छा है कि लखनऊ चलते हैं। हाँ, क्योंकि जगह भी चेंज हो जाएगी। और 91 में फिर मैं लखनऊ आ गया। जी। तो फिर भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी रंगमंडल ज्वाइन किया आपने? हाँ, फिर रंगमंडल ज्वाइन किया और 1 ही साल रहा मैं। जी। 1 साल रहा, क्योंकि 1 साल में ही मेरे को फिर एनएसडी रेपेट्री से बुलावा। जी। एनएसडी रेपेट्री से बुलावा आया। बजाज साहब ने उन्होंने कहा कि यार वो नाटक था, उस नाटक में उस एक्टर को देखा था, तो वो कहाँ है? तो अलका अमीन थी उसमें जो है, तो वो भी रेपेट्री में थी। तो
उन्होंने कहा कि पता किया तो उनका लखनऊ में है, तो लखनऊ खबर भेजा गया। और होता है ना कि एनएसडी रेपेट्री से बुलावा आया है तो खबर को दबा दो। जी जी जी। बीएनए के ही लोग थे, बीएनए के लोग उस समय थे, टीचरों में थे। जी जी। तो उस समय तो टीचरों में थे वो, तो उनके पास खबर गई तो उन्होंने दबा दी। तो गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में बजाज साहब मिल गए। बोले तू कहाँ है? मैं तेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, खूबसूरत बहू रंजीत भाई कर रहे थे, उसमें एक्टर की जरूरत थी और तेरे जैसे एक्टर। सुन, अब तू दिल्ली छोड़ के जाना मत, अगर जाना तो मेरे को बता के जाना। और उस दरमियान फिर 3 पोस्टें निकली जो है, क्योंकि मेन एक्टर की तो जगह नहीं खाली थी, कैजुअल एक्टरों की जगह खाली थी, क्योंकि मोहन राकेश के ऊपर जो है पूरा वो ईयर मना रहे थे, तो मोहन राकेश के ऊपर से फेस्टिवल हो रहा था, तो उस तरह से मैं रेपेट्री में आया। जी। एनएसडी रेपेट्री का अनुभव कैसा रहा सर? एनएसडी रेपेट्री का अनुभव ये रहा कि एनएसडी रेपेट्री ने मुझे एक्टर से लाइट डिजाइनर बना दिया। बतौर लाइट डिजाइनर सर, मुझे लगता है कि उसका भी किस्सा है। जी जी। हुआ कि बीएनए रंगमंडल में भानु भारती ने आषाढ़ का एक दिन किया, ओके, और मैंने उसमें विलोम किया। योगेश योगा ने उसमें वो किया था, कालिदास। ललित सिंह पोखरिया ने मातुल किया था। अच्छा। और वो मृदुला भारद्वाज, जी जी, मृदुला भारद्वाज, हाँ, वो भी थी। तो वो उन्होंने जो है मल्लिका की माँ का क्या कैरेक्टर का नाम है, हाँ, इन लोगों ने किया था। तो मैंने उसमें विलोम किया था, और विलोम ताजा किया था, और मैं विलोम करके और वो करके रेपेट्री बंद हुई थी और मैं लखनऊ आया था, और फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ, और आषाढ़ का एक दिन बज्जू भाई करने लगे। अच्छा। तो आषाढ़ का एक दिन जब बज्जू भाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तू दंतुल पढ़। अच्छा, रेपेट्री बड़े एक्टर, मैं घुसा नया आदमी, वहां कैसे रोल मिल जाएगा? जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि तू दंतुल का रोल कर। दंतुल मुझे दे दिया जो है। जी जी। तो एक दिन रिहर्सल की, 2 दिन 3 दिन, मैंने कहा यार मैं अभी विलोम करके आ रहा हूँ और मुझे दंतुल पकड़ा दिया। एक्टर के लिए कोई भी रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक माइंडसेट था बिल्कुल कि मैं कैसे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अपने आप को कि मैं दंतुल करूंगा। जी जी। मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं गले नहीं उतरा कि मैं, क्योंकि जो विलोम कर रहा था, हालांकि उसने बहुत अच्छा किया विलोम, लेकिन जो विलोम कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे, उनसे कहीं अच्छा मैं मानता हूं मैंने किया था। जी 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 जी। तो वो भी मैं देख रहा था सामने, और भानु जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था। जी जी जी। हाँ। तो फिर बज्जू भाई ने पूछा, वो चाहते बहुत थे मेरे को, तो तू करेगा क्या फिर यहाँ पे? तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँगा? तो मेरे मुंह से निकला, मैं लाइट कर दूंगा। लाइट करेगा? हाँ, लाइट कर दूंगा, रोल तो मुझसे हो नहीं पाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, इस रोल को तो तू स्टडी में रख अपने साथ, और तू टिप्पणी कर रही है आधे अधूरे, टिप्पणी कर रही है आधे अधूरे, और तू उसकी लाइटिंग कर। मैंने कहा ठीक है। मैं रिहर्सल में बैठ गया, रिहर्सल करने लगा, रिहर्सल देखने लगा जो है, देख के मैंने पूरी ड्राइंग बनाई, पूरा सब लेआउट बनाया, सब कुछ बनाया। बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर श्रीराम सेंटर में वो प्ले था, और उसकी लाइटिंग मैं कर रहा था, एडजस्ट करा रहा था। रात के 12-1 बजे की बात है, और बज्जू भाई आए। वे ग्रेट लोग, मेरी लाइफ में 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को इतना वैसा बनाया, सक्षम बनाया जो है। मतलब कि बज्जू भाई ने कहा कि अरे लाइट तो इस प्ले की तू डिजाइन कर रहा है, तू कर रहा है, तो ब्रोशर में मेरा नाम क्यों जा रहा है? क्योंकि वो लाइट बज्जू भाई करने वाले थे। अच्छा। बज्जू भाई करने वाले थे। और अगर वो चाहते
तो अपना नाम दे देते। मेरा मेरा कुछ नहीं, मेरा जी क्या जी होगा, मैं बोल भी नहीं पाता, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। तनख्वाह मिल रही है। हम्म, वेद उनके ड्राइवर थे उसी समय का। वेद चल, ये मतलब बाद में पता लगा मुझे। जी जी जी। वेद के साथ रात को अगले दिन शो है, हम्म ब्रोशर आने वाला है, हम्म, और वो गए और ब्रोशर में मेरा नाम बतौर लाइट डिजाइनर अपने साथ डाला गया। क्या बात। और उसके बाद फिर मेरी लाइट डिजाइनर की जर्नी शुरू हुई, हम्म, और मैं कैजुअल आर्टिस्ट 3,000 रुपए पे आया था, जी जी। और हर 3 महीने पे मेरी सैलरी बढ़ने लगी। अच्छा। वहां से वो मेरे को बतौर टेक्निकल फील्ड में ले आए। जी जी जी। फिर क्या हुआ कि वहाँ की लाइटें कबाड़ पड़ी हुई थी, सब कुछ पड़ा हुआ था। तब हम्म, लाइट में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। जी के बाद फिर घासीराम कोतवाल नाथ जी ने किया, वो किया मैंने। फिर जी इस जी। तरीके से करते करते फिर हुआ क्या कि उस साल जो है समर फेस्टिवल होता था एनएसडी का। जी जी। एनएसडी का समर फेस्टिवल होता था। तो हम्म, एनएसडी के समर फेस्टिवल में पूरे साल के 10-12 नाटक जितने भी होते थे, उसका 1 महीने का पूरा कमानी के अंदर शो होता था। जी जी जी। तो ये था कि बच्चू भाई की एक चीज बहुत अच्छी थी कि अगर आप काम करने वाले हो ना, हम्म, तो आपके लिए सारे रास्ते खुले। हम्म, हम्म, अगर काम से आना कहानी करोगे तो आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे, बंद कर दें। जी। और ऐसा बंद कर देंगे कि फिर आप पनप भी नहीं पाओगे। लेकिन काम करने वालों को उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखने को नहीं नहीं। रखा, हमेशा आगे बढ़ाया। मतलब जी जी मेरे साथ तो ऐसा किया कि गाड़ी लेके खड़े रहते थे, मुझे इलाहाबाद जाना है ट्रेन के लिए तो गाड़ी भेज रहे हैं। और जी उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात कि मेरे से पहले रिपेटरी के अंदर क्या होता था कि शाम को 6 बजे शो है, 5:30 बजे तक सीढ़ी लगी रहती थी, अच्छा। लाइटें होती थी। जी 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 जी। तो जब मुझे उन्होंने लाइटिंग इंचार्ज बनाया, तो मैंने कहा बज्जू भाई से एक रिक्वेस्ट की कि बज्जू भाई 2 बजे एक्टर आता है, जैसे एक्टर सज धज के आता है, नहा धो के आता है, वैसे अगर हम आए तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? तो बोले तू चाहता क्या है? हमने कहा बज्जू भाई मैं चाहता हूँ कि हम वैसे ही पहला नाटक खत्म हो, कमानी का शो खत्म हो, सेट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, मैं लाइट करना शुरू कर दूँ। जी जी। लाइट मैं पूरी रात लाइट करके और सुबह हम 4 बजे निकल जाएंगे, और 5 बजे तक 6 बजे तक घर पहुंचेंगे, अपना सो के आराम से फ्रेश होके 4 बजे आएंगे। 2 बजे एक्टर आता है, 4 बजे हम आएंगे। तो बोले कैसे होगा? हमने कहा हो जाएगा। तो करना क्या होगा इसके लिए? हमने कहा गाड़ी की व्यवस्था करा दीजिएगा, खाने की व्यवस्था करा दीजिएगा। तो अच्छा, सरकारी नियम में ये है कि आपको कोई एक चीज मिल सकती है जी। या तो गाड़ी ले लो, कन्विंस ले लो, या खाना ले लो, खाना तो चलिए ठीक है, या टीएडीए ले लो, या शो फीस ले लो, जी जी जी। या ओवर टाइम ले लो। तो ओवर टाइम 56 घंटे का होता था, और मतलब बज्जू भाई ने सारे रूल रेगुलेशन को साइड रख दिया। इनको गाड़ी दो, इनको खाना दो, इनको सारी सुविधाएं दो, जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। जी जी जी। और साल हमने उस ईयर में 164 शो किए थे। अच्छा। एक साल में 164 शो, वो रिकॉर्ड है। उससे पहले मनोहर सिंह के टाइम पे शायद 150 के शो हुए थे, बज्जू भाई ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। जी जी जी। मतलब फिल्म की तरह शोज होते थे, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन एक शो हो रहा है, शो एवरेज हो रहा है। देखेंगे तो हाँ, साल के। जिसमें कि 1.5 महीने रिपीट बंद रहती है। जी 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 जी। तो मेघदूत में हो रहा है, कमानी में हो रहा है, आपके रविंद्र स्टूडियो में हो रहा है, श्याम सेंटर में हो रहा है, मतलब पूरे फेस्टिवल में हर जगह, और पूरे ईयर कभी यहाँ शो हो रहा है, कभी यहाँ शो हो रहा है, कभी वहाँ शो हो रहा है। इतने एक दिन में 4-4, 5-5 शो हो रहे हैं। जी 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 जी। तो ये स्थिति थी। तो जी जी। वहां से फिर जो है लाइट की जो है मेरी, जी जी जी। और वहीं रहते रहते फिर क्या हुआ कि लाइट करते करते फिर प्ले था उलझन, जिसको सौरभ ने लिखा था, और साइड बाय साइड में एक्टिंग भी कर रहा था बाहर जो है। जी जी। तो उन्हें उलझन में कर चुका था। उलझन करने के बाद रिपेटरी करने के बाद उलझन किया था। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सौरभ ने लिखा था ये प्ले, विजयदान नेथा की कहानी थी उलझन, और मनोज बाजपेयी ने इसमें रीच का रोल किया था। अच्छा। हाँ, जिस रोल से मनोज बाजपेयी बने, लोकप्रिय हुए, सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित हुए, और उसमें मैंने गरड़िया का रोल किया था।
अच्छा हाँ, अच्छा और उसमें भांशु ने नाऊ का रोल किया था। अच्छा। हाँ, और अवतार सहारी ने इस प्ले को डायरेक्ट किया था और सौरभ ने इस प्ले को लिखा था। तब सौरभ रिपेटरी में था। जी 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 जी। हाँ, और उसके बाद में रिपेटरी में आया, शायद ये 92 की बात होगी, जी 92 जी की बात जी है। हाँ हाँ। जी 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 तो ये पूरा किस्सा हुआ। जी। तो कुछ बताने वाला था, दिमाग से स्लिप कर गया बीच में। हाँ, ये इन्हीं के प्ले के बारे में आप कुछ बता रहे थे, सौरभ शुक्ला जी ने जो लिखा प्ले उसके बारे में। हाँ, उलझन लिखा। हम्म। नहीं, कॉन्टेक्ट वो स्लिप कर गया, दिमाग से स्लिप कर गया था। हाँ हाँ तो हाँ। सर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री से जो शुरुआत हुई बतौर लाइट डिजाइनर, आधे अधूरे प्ले था सर त्रिपुरारी जी का जो त्रिपुरा जी पहला, का आधे अधूरे था, आधे अधूरे। और उसके बाद से तो फिर जो एक अद्भुत यात्रा आप तब शुरू किए, तो फिर हाँ, तो मतलब उसके मुझे बाद, लगता हाँ, है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हाँ, क्यों याद आ गया। जी तो जी अवतार साहनी उस प्ले को डायरेक्ट कर रहा था जी और उन्होंने कहा कि यार ये पोस्ट निकली है, जी। इग्नू की, और हम्म, तू जो है इसको भर दे, अच्छा। सेट डिजाइनर की पोस्ट है, तू इसको भर दे। हम्म तो मैंने कहा नहीं यार, हम लोग यहाँ से बम्बई चले जाएंगे और हम्म पोस्ट क्या कहना, अरे मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ना, हम्म छोड़ना हो छोड़ देना। हम्म। तो उसने 25 रुपए फॉर्म वो खुद खरीद के ले आया, जी फॉर्म भरा, मैंने भरवाया, और भरने के बाद वो जमा करके आया। जी जी अवतार साहनी जो है जी वो जमा करके आए, और उसके बाद तब तक मैं जमा हो गया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू जी। होने के बाद मैं एनएसडी रिपेटरी में आ गया, अच्छा। और इंटरव्यू के बाद शायद किसी ने केस वेस डाल दिया, क्या हो गया, इग्नू से कोई कॉल वॉल नहीं आई, कुछ नहीं है। नहीं हुआ। साल भर तक ये अपना रिपेटरी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जून में जो है, आखिरी जून मई में शायद, बापी बोस का नाटक था नटी विनोदी। अच्छा। हाँ, वो खत्म करने के बाद, उस शो होने से सितंबर में, हाँ, 23 सितंबर को मैंने इग्नू ज्वाइन किया था, 24 सितंबर को, और 17 या 18 सितंबर को, उससे पहले जो है वहाँ का रिजल्ट आ गया था। अच्छा। हाँ, और रविंद्र भवन में रिपेटरी होती थी, और वीके शर्मा जो है वो लेके आए कि तुम्हारा भाई कॉल लेटर आया, राजेश घर था नहीं, तो राजेश प्रधान जो हमारे साक्षी के महा सेक्रेटरी थे, उनका घर का एड्रेस दिया था, उनके यहाँ पे कॉल लेटर आया कि इग्नू आपका से, सिलेक्शन, इग्नू से, कि आपका सिलेक्शन हो गया। जी जी जी। अब यहाँ पे किस्सा ये हुआ कि बज्जू भाई मेरे लिए कुछ लंबा प्लान करके बैठे थे। अच्छा। तो ये पोस्ट जो थी उस पे मराठे साहब थे, मराठे साहब गोवा चले गए थे, पोस्ट वैकेंट थी, जी जी लाइट इंचार्ज की जो है जी एनएसडी जी रिपेटरी में। जी जी। तो अब वहाँ पे जीएन दास गुप्ता के बेटे थे दादा, जो साउंड ऑपरेट करते थे। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी सी बात है, मेरा तो वहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो बोले यार, तो तुम कैजुअल हो, छोड़ के चले जाओ, यहाँ क्या कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो इज्जत के साथ जाना चाहिए। जी जी जी। तो फिर कहे कि बज्जू भाई को बताएगा कौन कि तुम यहाँ से छोड़ के जाने वाले हो। जी जी। तो क्योंकि वो चाहते बहुत थे, मेरे को बहुत चाहते थे, जी जी। ना सुन नहीं सकते थे कि मैंने तेरे लिए सोचा है, तो ये सोचा है तो यही रहा। जी। तो अब मैं कैजुअल में था, जी जी। मेरी सैलरी 6000 पहुंच गई थी, ए ग्रेड आर्टिस्ट की 6000 होती थी। अच्छा। हाँ, 3000 से लगा था, हर 2 महीने बढ़ाते बढ़ाते वो 6000 तक लेके आए थे। जी जी। तो प्रतिमा काजमी, रवि खानविलकर, इन लोगों की सैलरी 6000 थी। जी और जी ये लोग कहते थे यार तू तो अच्छा है यार, हमारे बराबर आ गया जो है। हाँ, तो फिर बज्जू भाई को जो है दादा ने बोला कि उसकी ऐसे से, तो बज्जू भाई ने बुलाया, क्या है तू चाहता क्या है। हमने कहा सर मैं एक बात बताऊं, इग्नू में रह के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ रह के सिर्फ एक टेक्नीशियन बन के रह जाऊंगा। अगर आप मुझे इज्जत से भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वहाँ एक नौकरी है, नौकरी के बाद मेरे पास टाइम है। यहाँ पे मैं लाइट ऑपरेटर और ज्यादा ज्यादा 1-2 नाटकों का लाइट डिजाइन, को बाहर से आएंगे लोग, वही करता रहूंगा, मैं लाइट इंचार्ज ही बन के रह जाऊंगा। तो तिवारी, सीडी तिवारी थे, उनके पीए जो है, बोला घंटी भाई तिवारी, इसका रिलीविंग ऑर्डर बनाओ। मतलब कैजुअल आर्टिस्ट का रिलीविंग ऑर्डर बन रहा है। जी जी जी। और उन्होंने रिलीव ऑर्डर किया, और रिलीविंग ऑर्डर करने के बाद फिर मैं वहाँ 24, फिर नटी विनोद, बापी ने बोला कि यार मेरा नाटक निकलवा दो, नटी विनोदनी हो जाए, तो उसके बाद चले जाना। 17, 18, 19 सितंबर को नटी विनोदनी था, उसके बाद 24 सितंबर को
ज्वाइन कर लिया। 93 में मैंने ज्वाइन किया। जी जी जी। इस तरीके से। और उसके बाद भी एक किस्सा ये हुआ कि उस समय मोहन राकेश के 3 नाटक थे। अच्छा। लहरों का राजहंस, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। जी जी। तो आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस अशोक जी ने डिजाइन किया था। जी जी जी। जो कि वो मेरे लाइटिंग के गुरु हैं, मैं मानता हूँ। मतलब मेरी लाइफ के 3 लोग, पहले राज साहब, उसके बाद बज्जू भाई और तीसरे अशोक जी। अशोक जी। अशोक भगत, जिनके द्वारा मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। जी जी जी। और मतलब 86, 87 से ही उनके साथ लग गया था लाइटिंग में जो है। चिल्ड्रन वर्कशॉप होती थी, उनके साथ में जुड़ के उनको असिस्ट करता था, उनसे मैंने बहुत सीखा है। जी जी। तो फिर वहाँ से फिर मैं तो कीर्ति जैन जो हैं उस समय डायरेक्टर थी। तो जब ये तीनों प्ले 3rd विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में जाना था। अच्छा। हाँ। तो अब मैं रिपेटरी छोड़ चुका था, मैं इग्नू में आ गया था। तो हुआ कि बज्जू भाई ने मुझे बोला कि आधे अधूरे की तो लाइट राघव ने की है, तो वही जाएगा। जी जी। तो कीर्ति ने या पता नहीं किसने कुछ बोला कि भाई इतने लोगों को ले जाने की जरूरत नहीं है, अशोक जी जा ही रहे हैं, वो कर लेंगे उसकी लाइट। बज्जू भाई वहां खड़े हो गए, उन्होंने कहा ना, जिसने जिसकी लाइट की है वही जाएगा। उसको 1 महीना हुआ गए हुए, और 1 महीने के अंदर मेरी एक लीव भी नहीं बनी थी। मेरे को उन्होंने इग्नू में रहते हुए मुझे मॉरिशस लेके गए, पूरा 1-1.5 महीने का टूर हमने किया वहाँ। अरे वाह। हाँ, पूरा 3 शो किए। वहाँ साइक्लोन आ गया, उस वजह से टिकट कैंसिल हो गया, हम लोगों को वहाँ 15-20 दिन और एक्स्ट्रा रहने को मिला। जी जी। तो इस तरीके से उनका मतलब मेरी जिंदगी, मेरे कैरियर में बहुत बड़ा रोल है। जी बहुत जी बड़ा जी। रोल है। तो उसके बाद फिर लाइटिंग की जर्नी अपनी शुरू हो गई। जी जी जी। 500 से ज्यादा नाटकों में सर आपने लाइट डिजाइनिंग की, और मुझे लगता है भारत का शायद ही कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे सैफई महोत्सव हो, ताज महोत्सव, मतलब जितने भी बड़े महोत्सव भारत के अंदर होते हैं, मुझे लगता है कि रंगमंच में जो योगदान है वो तो है ही है। उसके अतिरिक्त जितने भी बड़े इवेंट है इंडिया के, उन सब में आपने उसके लाइट डिजाइनिंग की पूरी कमान संभाली है। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर, एक जो नई खेप तैयार हो रही है, विशेष रूप से मैं भारतीय नाट्य अकेडमी की बात करूं, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे निकलना है, अभी एक नई यात्रा तय करनी, उनके लिए सर कोई संदेश, विशेष रूप से लाइट डिजाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अगर जो मतलब उस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखना शुरू करें। पहले देखना जरूरी है कि विश्व के रंगमंच पे, विश्व के पटल पे, नेशनल पटल पे क्या हो रहा है, जी जी, वो जानना बहुत जरूरी है। जी जी। राज साहब कहते हैं ना, राज साहब एक बड़े इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, वो कहते हैं मैंने नया किया है जी। राज साहब कहते हैं पुराना तो जान लो। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। आपने कहा मैंने ये नया किया है, पुराना तो जान लो। क्या जो बात हो है। चुका है उसको तो जानो। तो बहुत पहले गहरी बात, बहुत गहरी बात है सर ये। हाँ, तो जानना बहुत जरूरी है, जी। देखना बहुत जरूरी है, देखना बहुत जरूरी है। तो देखने से फिर वो चीजें, विजन खुलता है, आपके मस्तिष्क में चीजें खुलती हैं। जी जी। तो मैं कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा देखें, देखना बहुत जरूरी है। चाहे अगर वैसे नहीं तो उनके वीडियोज अवेलेबल हैं, चीजें लिंक अवेलेबल हैं, उस पर देखें वर्ल्ड थिएटर में क्या हो रहा है, उसके बाद नेशनल थिएटर में क्या हो रहा है। आजकल तो बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं। तो मेरा एक ही, अगर डिजाइनर बनना है तो पहले देखना बहुत जरूरी है। जी जी जी। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से ही आप शुरुआती प्रारंभिक जो प्रशिक्षण रहा रंगमंच का, यहीं से आपने प्राप्त किया, और अब कभी कभी जब आना होता है अकादमी में, लखनऊ आप जब भी आते हैं तो निश्चित तौर पे आते ही हैं। अभी मचमच गाड़ी का लाइट डिजाइनिंग पूरी आपने ही की, और वो अद्भुत थी। लखनऊ ने बहुत दिन बाद एक अद्भुत लाइटिंग देखी। वो कैसी स्मृतियां होती हैं सर, उसी जिस इंस्टीट्यूट से पास आउट होके निकले हो, वापस वहां पे आना, उन स्मृतियों को जीना दोबारा? वो मतलब मैं कहता हूँ कि वो सबसे सबसे पवित्र एक्सपीरियंस है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने हमें ऐसा बनाया, उसके साथ में दोबारा उसको पे बैक कर रहा हूँ। जी जी जी। उसको कुछ मैं जितना जितना जान पाया हूँ, जितना सीख पाया हूँ, वो शेयर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरीके से तो नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन जितना भी सीख पाया हूँ वो मैं अपने स्टूडेंट के साथ, अपने लोगों के साथ में
बांटता हूँ। और इससे बड़ा सुख जो है किसी भी डिजाइनर को नहीं हो सकता है। एक करने का सुख और उसके बाद से दूसरा उसको बांटने का सुख। जी जी जी, जी। तो मुझे मतलब मैं अपना तो सेकंड होम देने को मानता हूँ, चाहे बीएनए बुलाए चाहे ना बुलाए। जी जी, लेकिन फिर भी अपने हक के साथ जो है मैं उसको अपना घर मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है वहाँ के स्टूडेंट को जितना भी मैंने सीखा है वो शेयर कर सकूं। जी। अब बीते दिनों सर रंग दीपन के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। तो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी गौरवान्वित है कि आप वहाँ के छात्र रहे हैं और ये उपलब्धि आपके हिस्से आई। तो लगता है ऐसा थोड़ी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब काम को आपको अप्रिशिएशन मिलता है तो मतलब अच्छा लगता है। और जिम्मेदारी तो वैसे भी हर रंगकर्मी जो है अपनी समझता है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के रंगकर्म हो नहीं सकता है। और रंगकर्म अकेले भी नहीं हो सकता है। समाज का कर्म है रंगकर्म। अकेले नहीं हो सकता थिएटर, लोगों के साथ होगा। और जब समाज है वही समाज का रिफ्लेक्शन है, तो वो तो जिम्मेदारी तो है ही है। बिना जिम्मेदारी के तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ सर, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री जितेंद्र कुमार जी और निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, इन सभी लोगों की ये एक संयुक्त पहल है रंग समागम 2020। आप देख रहे होंगे कार्यक्रम को, तो बहुत खूबसूरत एक यात्रा चल रही है। आप जैसे इतने उम्दा लोग जिन्होंने इतनी खूबसूरत यात्रा तय की है, एक मुकाम हासिल किया है, उनसे बहुत कुछ जानने समझने का अवसर मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उस पे अगर कुछ आप सर अपने विचार रख सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पहल है। और मैं कह रहा हूँ कि इससे क्या हो रहा है कि जो पहल बातचीत में जो बातचीत हो रही है, देखिए बहुत सारे लोग अपने बारे में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ बातें हो रही हैं, वो भी ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन बातचीत करके जो चीजें निकल के आ रही हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम जितना ज्यादा एक इस माहौल में, इस समय ऐसी महामारी, वैश्विक महामारी के टाइम पे, इससे पहले हम लोगों को दूर से जानते थे, जी जी, अब पहचानने लगे हैं। बिल्कुल सर। इस माध्यम से उनकी जर्नी को, उनके बारे में, उनके स्ट्रगल को, शायद हम इसे जानते होते कि हाँ ये फलाना है, ठीक है भाई, लेकिन अब अच्छे तरीके से अपनापन, पहचान कि अरे ये इसने ये भी किया, इतना स्ट्रगल किया, इतना। तो ये मुहिम बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव, बहुत सशक्त। मैं तो बधाई देना चाहूँगा शिशिर कुमार जी को और रमेश जी को कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। अब मुझे लगता है कि इसको आगे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी खत्म हो गया ऐसा नहीं है। ये करिए, इसके बाद बहुत सारे विदेशों के जो लोग हैं, जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से ज्यादा लोग, आप ये बहुत बड़ा एजुकेशन का माध्यम भी हो सकता है। जी जी जी, हाँ, बाहर से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे परिचित हैं, उनको भी सुना जा सकता है, उनकी भी बातें जानी जाए कि उनका रंग कर्म कैसा रहा है, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं कि बाहर भी लोगों को थाली में मिल गया है, नहीं, निश्चित तौर पे। हाँ, वहाँ भी उनकी अपनी लड़ाई होगी, अपनी जर्नी होगी, अपनी चीजें होंगी। जी जी, तो जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं कि मैं रशिया गया था शो करने, तो वहाँ पे एक सेट डिजाइनर था। जी जी, तो मास्को आर्ट थिएटर में, तो उससे बात होने लगी, तो वो बीच में इंटरप्रेटर थी और वो रशियन बोलता था, हम लोग हिंदी में बोलते थे। तो वो कहने लगा कि मैं वेपन डिजाइन करता था। अच्छा, वो कहते कि आई एम ए वेपन डिजाइनर आर्मी के अंदर। जी जी जी, तो फिर उसने उस नौकरी को छोड़ दिया। उसने कहा मैं कर क्या रहा हूँ जी, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को मारा जाता है जी। और वो छोड़ के वो थिएटर में आया और वो सेट डिजाइन करने लगा। जी तो, जी, तो ऐसी जर्नियां हैं लोगों की। रोचक बात है सर, ये भी बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। हाँ, रोचक। हाँ, और वहां पे मैंने एक चीज सीखा था कि उसने एक रूम के अंदर जो अलाव होता है ना, फायर, जी जी जी, रूम फायर जो है, जी जी, तो उसने एक सेट के अंदर रूम फायर का बनाया था। तो उस बात है 96 की। जी, तो उसने, तो उससे मैंने सीखा, उसने क्या किया था कि जो लेंस होता है लाइट के आगे, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगता है, उस लेंस को उसने तोड़ लिए थे। अच्छा, टुकड़े कर लिए थे और उसने अलाव के नीचे उस लेंस को रख दिया और उसके नीचे 2 बल्ब लगा दिए उसने। अच्छा, रेड और ऑरेंज कलर के जी, और उसके ऊपर उस ग्लास को रख दिया। तो जब वो जला तो सारा ग्लास वो अंगारे में बदल गया।
आहा, जी जी जी। ना वो लेंस मोटे मोटे टुकड़े जो जी है, जी क्योंकि लेंस जी। इतना मोटा होता है, तो हम्म। उसके टुकड़े जो है, तो उससे उसने, तो मैंने वहां 96 में वो देखा और मैंने उससे सीखा जो है। जी और उसने जी बहुत मतलब कमाल का डिजाइनर था वो, जी जी। सारा चीज फोल्डिंग वो। तो अब इस तरीके से अपनी एनर्जी, ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं मास डिसेक्शन की चीज बना रहा हूँ, लाओ अब हम क्रिएटिव आदमी हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। जी जी जी। हाँ, तो तो सर एक निश्चित तौर पे वो लोग जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, आपकी यात्रा से एक प्रेरणा मिलेगी। प्रयागराज, या अब प्रयागराज है, उस समय तो इलाहाबाद हुआ हाँ, करता था। नहीं पहले प्रयागराज था, हाँ, प्रयागराज था, हम्म, इलाहाबाद हुआ, पुनः प्रयागराज हो गया, प्रयागराज हो गया। तो वहां से यात्रा पुनरावृत्ति हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। पुनरावृत्ति हुई। हाँ, तो वहां से यात्रा शुरू हुई, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और पूरा विश्व के न जाने कितने देशों में आप घूमे और अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं रंगमंच को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ बात होनी थी और अधूरी रह तो गई, लेकिन हाँ, हम सभी काफी लंबी यात्रा तो इस समय प्लेटफॉर्म पे ना, अभी तो लाइट को लेके पूरा, पूरा लाइट जी। पूरा उसकी तो जर्नी क्या है, जी क्या हो सकता है, जी जी। तो होगा, आगे करते तो हम रहेंगे। लोग पूरी कोशिश करेंगे सर कि एक ऐसा भी सत्र अलग से रखें जिसमें हाँ लाइट को लेके अलग से हम लोग चर्चा कर सकें। हाँ वैसे तो हाँ, अभी हम लोगों की पूरी कोशिश ये थी कि आपकी जो एक निजी यात्रा नहीं रही नहीं, ये है, ठीक है, ठीक है, उससे ठीक एक है, प्रेरणा बिल्कुल, हाँ मिलेगी बहुत सारे हाँ। लोगों को कि मतलब कैसे हम वहां से उस मुकाम से उठ के यहाँ तक आ सकते हैं। तो पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद अपनी इस खूबसूरत सी यात्रा को भारतेंदु नाट्य अकेडमी के इस पटल पे साझा करने के लिए, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि आपकी इस यात्रा से बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे, आगे वो भी रंग कर्म के प्रति पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे। तो ठीक है, पूरे नमस्कार, भारतेंद्र नाट्य अकेडमी की तरफ से सभी बहुत को, बहुत धन्यवाद सर। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।